चलिए जो बच्चों, गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट। पिछले क्लास में हमने जीएसटी शुरू किया था और एक मैंने डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो देना, आपने अच्छे से बना रखा है बच्चों। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, ठीक है, जिसमें हमने बीच में एक पार्टी का नाम लिखा था जिसकी हम अकाउंटिंग करेंगे। इंटरस्टेट परचेज क्या होती है, इंट्रास्टेट परचेज क्या होती है, इंटरस्टेट सेल क्या होती है, इंट्रास्टेट सेल, ये सब कुछ मैंने उस डायग्राम से आपको बताया था। अभी हम क्या करेंगे, हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। अब आपको ये थ्योरी समझ आएगी, जब वो चार्ट समझ आ गया अब आपको ये पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है जी। सो मूविंग टू इंट्रोडक्शन एंड नाउ, जब हमने थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लिया है जीएसटी का, अब हम इसकी थ्योरी पार्ट देखते हैं। सो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों ये इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनडायरेक्ट? ओके, यू आर सेइंग कि डायरेक्टली हमारी इनकम से नहीं जाता, इनडायरेक्टली जाता है। थोड़ा और इलैबोरेट करो। करेक्ट। ओके, सो बच्चे ने सही बताया कि अगर आपने जो कमाया आप खुद डायरेक्टली उसमें से कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स जो आप पे करते हैं, राइट। अब ये है इनडायरेक्ट। हमारे कंट्री में दो टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। अब आप एक लेमैन जो इंसान है, आम इंसान की जिंदगी सोचिए, अगर वो 100 रुपए कमाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 30% के वो टैक्स ब्रैकेट में फॉल होता है तो 30 रुपए तो वो सरकार को खुद दे देता है कि ले भाई मैंने 100 कमाए, 30 तेरे, बचे कितने, 70। अब 70 के बाद वो जितना सामान खरीदता है वो हर चीज पे टैक्स पे करके आता है। कपड़े लाएगा तो टैक्स पे करके आएगा, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा तो टैक्स पे करके आएगा, राशन पानी खरीद के लाएगा तो टैक्स पे करके आएगा, घर में एसी लगाएगा तो टैक्स पे करेगा, घर में मान लो एसी के अलावा रेफ्रिजरेटर लाएगा तो टैक्स पे करेगा। कहने का मतलब पहले तो खुद दे आओ, उसके बाद जो सामान और सर्विसेज वो लोगे उस पर फिर से टैक्स पे करो। लेकिन वो इनडायरेक्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि वो हम खुद नहीं देते। नहीं, इट्स नॉट अ चॉइस। इनडायरेक्ट इसीलिए है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपसे रेफ्रिजरेटर खरीदा तो मैं आपको टैक्स पे करूंगी और आप गवर्नमेंट को जाके पे करें। गेटिंग माय पॉइंट? सो आई एम नॉट डायरेक्टली गोइंग एंड पेइंग जीएसटी, बट व्हाट इज हैपनिंग कि अल्टीमेट कंज्यूमर जो है वो किसी सेलर के थ्रू किसको पे कर रहा है, सरकार को पे कर रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। बेयर तो फाइनल कंज्यूमर ही कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्टली हम खुद पे नहीं करते जाके। सो इट इज अ नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। देखिए, जब मैं सीए फाइनल में थी, जैसे सीए फाइनल में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में तो इनकम टैक्स पढ़ते थे। इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस हमें पढ़ने पड़ते थे, क्योंकि इंडिया में जीएसटी आपको पता है कुछ ही वक्त पहले आया है, राइट। सो उससे पहले क्या था, बहुत सारे डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर थे। अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो ये है, सर्विस में डील करते हैं तो ये है, मैन्युफैक्चरर हैं तो ये है, तो एन नंबर ऑफ टैक्सेस, और वो सारे पढ़ने पड़ते थे, जिसमें क्या होता था कि कंफ्यूजन होता था, लोगों को प्रॉब्लम्स आती थी। इतने भांति के टैक्स स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या फॉलो करेंगे हम, राइट। सो अब क्या किया कि भाई अलग अलग नहीं होना चाहिए, देश एक है, एक ही टैक्स होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स एक्ट एक है, पूरे इंडिया पे लागू होता है, राइट। सेम इज द केस के इन्होंने इनडायरेक्ट में भी क्या किया, वन नेशन वन टैक्स का फॉर्मूला लगाया। ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। इट इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, that is tax would accrue to the taxing authority with jurisdiction over the place of consumption। किसी को ये बात समझ में आई, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? करेक्ट। देखिए, हमारे जो पहले टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करते थे वो ओरिजिन बेस्ड थे। क्या थे? हाँ, जहां से सप्लाई हुआ उस सरकार को टैक्स मिलता था। जैसे मान लो अगर मैं गुजरात में हूं, आप
कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र में है, राइट। सो मैंने आपको सामान भेजा, मैंने बिल बनाया, मैंने टैक्स लगाया, तो गुजरात की सरकार को वो टैक्स मिलता था, जहां से गुड्स जा रहे हैं उसको मिलता था। पर आप एक दिमाग लगा के देखें कि पैसा कौन दे रहा है, इस गुड्स का पैसा कौन दे रहा है, महाराष्ट्र का कंज्यूमर दे रहा है, तो टैक्स उस गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, राइट। सो अब जीएसटी में क्या हो गया, जहां पे गुड्स पहुंचेंगे उसको टैक्स मिलेगा, उस सरकार को। तो ये क्या हो गया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया कि गुड्स जहां पे जिस स्टेट में जाएंगे उस ज्यूरिसडिक्शन को टैक्सिंग अथॉरिटी माना जाएगा। सिंपल है। इट इज प्रपोज्ड टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस, ध्यान से पढ़ें, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझा भी दिया था। इट इज प्रपोज्ड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टिल द फाइनल कंजम्पशन विथ, ये रेड मार्क देखें, क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट अ प्रीवियस स्टेज अवेलेबल एज सेट ऑफ। ध्यान से समझे, मान लीजिए मिस्टर ए है, मैन्युफैक्चरर है, ये कोई गुड्स बना रहा है, क्या एग्जाम्पल लेंगे, कुर्सी का एग्जाम्पल लेते हैं। इसने एक कुर्सी बनाई 3000 रुपए की, कुर्सी पे अगर हम 18% का जीएसटी अज्यूम कर लें तो ये 3000 पे 18% का जीएसटी लगा के बिल बनाएगा, कितना, 540, ठीक है, ये बिल बनाएगा 3540 का और बी को बेच देगा, से यस। अब बी के लिए 3000 रुपए हो गई कॉस्ट, 540 रुपए हो गया एसेट। मैंने बताया था जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट एक्सेप्ट यू आर अ फाइनल कंज्यूमर। ये मैन्युफैक्चरर है, मैं मान के चलती हूँ मिस्टर बी क्या है, होलसेलर, क्या है, ये थोक में सामान खरीदता है फिर आगे रिटेलर्स को बेचता है। एक कुर्सी इसको कितने की पड़ेगी, 3000 की कुर्सी पड़ी, 540 रुपए इसने टैक्स पे कर दिया। क्या ये 540 रुपए मिस्टर ए पॉकेट में रखेंगे, नहीं, सरकार को दे देंगे कि भैया ये 540 है, मैंने बी से लिए थे, आप ले लो, ठीक है। सो बी के नाम से सरकार के पास कितने रुपए चले गए, 540। अब क्या होगा, बी मान लो 3000 की कुर्सी खरीद के लाए हैं तो 4000 की बेचेंगे, 1000 रुपए प्रॉफिट। अब ये 4000 की बेचेंगे तो फिर से 18% जीएसटी लगाएंगे, कितना बनेगा, 4000 का 18, 720, से यस। 4720 का ये बिल बनाएंगे, हाँ बोलो ना, है ना। ये मान लो सी को बेच रहे हैं, सी रिटेलर है। अब सी के लिए क्या हो गया, कुर्सी की कॉस्ट हो गई 4000 और टैक्स कितना पे किया, 720, जो कि सी के लिए एसेट है। क्यों, क्योंकि वो भी क्रेडिट ले लेंगे, सरकार को बोलेंगे कि भाई मेरे इतने रुपए आ रखे हैं। ध्यान से सुने, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक गवर्नमेंट ड्रॉ करती हूँ, मैंने ये पिछली क्लास में समझाया था, आई एम रिपीटिंग अगेन। मिस्टर ए ने जो 540 रुपए दिए वो जाके सरकार को दे दिए, बोला ये लो जी, ये बी के पैसे, से यस, हाँ बोलो ना। अब क्या हुआ, बी ने कितने कलेक्ट किए, 720, तो बी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे कि मैंने 720 रुपए कलेक्ट किए थे सी से, ये आपको देने थे, क्योंकि मैंने 540 रुपए ऑलरेडी दे रखे हैं, अब मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 180। तो 180 किसने जाके जमा करा दिए, बी ने, किसके नाम से जमा कराए, मतलब ये टोटल पैसे किसके हो गए, सी के, क्योंकि सी ने कितने रुपए पे कर रखे हैं, 7। हाँ बोलो, यानी बी को क्रेडिट मिल गया पिछले स्टेज का, बी ने जो पे किए थे 540 उसको क्रेडिट मिल गया, उसने सिर्फ 180 आगे पे किए। अब क्या हुआ, सी रिटेलर है, 4000 की कुर्सी खरीद के लाई, ये 5 में बेचेंगे मान लो। अब ये फाइनल कंज्यूमर को बेच रहे हैं, ऐसा कंज्यूमर जो अपने घर में कुर्सी लगाने के लिए ले जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लूं, अंशिका का लेते हैं। अंशिका इज द फाइनल बायर, ये क्या होगा, जो कि ये कुर्सी खरीद रही है, कितने में खरीदोगे, 5000 की कुर्सी और 18% की जीएसटी, कितना हो जाएगा, 900 रुपए। अंशिका आपको ये कुर्सी कितने की पड़ी, क्या आप ऐसा बोल सकते हो 5000 मेरी कॉस्ट है, 900 रुपए मेरा टैक्स है, मैं क्रेडिट लूंगी, नहीं ले सकते तुम क्रेडिट, यू आर द अल्टीमेट कंज्यूमर। आप क्रेडिट तब ले सकते थे जब आप आगे किसी को बेचते, समझ में आ रहा है। यानी ये जितना भी अभी तक टैक्स बर्डन क्रिएट हुआ, पहले 3000 की कुर्सी बनी, उस पर टैक्स लगा, फिर वो आगे बिक गई, फिर आगे बिक गई, तो अंत में जाके 5000 की हो गई ये कुर्सी।
5,000 पे जो 18% जीएसटी लगा, किसको बेयर करना पड़ा? फाइनल कंज्यूमर। वो बेचारा फाइनल कंज्यूमर जो पहले ही डायरेक्ट टैक्स पे करके बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? सो अगर आप अपने कंजम्पशन के लिए कोई भी चीज लेते हैं जिसका आगे ना ही कोई सेल होने वाला है, तो फिर जीएसटी पेड आपके लिए कॉस्ट बन जाती है। से यस? नहीं, बिल्कुल सही समझा आपने। अंशिका कह रही है कि इसका ये मतलब हुआ कि जीएसटी का एक भी रुपया एबीसी की पॉकेट से नहीं गया, सारा रुपया अंशिका की पॉकेट से गया। समझ में आ रहा है? यहां पे ए ने पे किया, जाके सरकार को, जो भी ए ने रिसीव किया सरकार को दे दिया, पर लिया किससे था? बी से। बी ने किससे ले लिया? सी से। सी ने किससे ले लिया? डी से। तो अल्टीमेटली किसने भुगता? फाइनल कंज्यूमर ने। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर आप सामान आगे नहीं बेचेंगे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा? सीधा सा फंडा है। क्लियर है? अगर मान लो सी ने ये कुर्सी खरीदी और बेचने की बजाय टूट गई, क्या सी को क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी सीधा सा फंडा है, जब तक तुम आगे उसको बेचोगे नहीं। अगर आप इस एसेट के अगेंस्ट, हम कहते हैं कि हमने जो जीएसटी पे किया वो, हाँ, अगर उसकी कुर्सी टूट गई, वो नहीं बेच पाया, तो वो फाइनल कंज्यूमर हो गया। करेक्ट? समझ में आ रहा है? तो उसकी जो कुर्सी टूट गई और उस पे जो उसने जीएसटी पे किया था, वो उसका नुकसान हो गया, वो खुद बेयर करेगा, उसके लिए कॉस्ट बन गई। समझ में आ रहा है? मैम की आवाज ही चली गई 3 बजे से बोलते बोलते। इट्स ऑलमोस्ट 3.5 hours आई एम स्पीकिंग। सो चलिए, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है आपको? अब आप इस लाइन को पढ़े। ये मैं इरेज कर दूं, आपको दिक्कत हो रही होगी। आई थिंक ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, बट टू मेक दिस लाइन इजी, अब आप लाइन को पढ़े। जी, क्या लिखा है रीड करें दोबारा से। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इट इज प्रपोज्ड टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया तो लगाया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया तो लगाया, रिटेलर ने फाइनल कंज्यूमर को दिया तो लगाया। It is proposed to be levied at all stages, all stages right from manufacture till the final consumption। यानी मैन्युफैक्चरर से अंशिका तक पहुंचा, तब तक वो बार बार टैक्स लगता रहा और पिछले स्टेज का क्रेडिट मिलता रहा। With credit of taxes paid at previous stage available as set off, in a nutshell only value added will be taxed। यानी जितना आप वैल्यू इंक्रीज करके बेचेंगे उतना ही टैक्स आपको पे करना। जैसे 1000 रुपए बी ने बढ़ाए तो उसने 180 रुपए पे किए सरकार को, फिर सी ने फिर 1000 रुपए बढ़ा दिए तो फिर उसने 180 रुपए पे किए। सो दैट्स हाउ वैल्यू एडिशन पे। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017, 5-6 years ओनली। देखिए, जब मैंने बताया कि जब हम पढ़ते थे तो बहुत सारा पढ़ना पड़ता था इनडायरेक्ट टैक्सेस में। एक्साइज ड्यूटी होती थी, कस्टम ड्यूटी होती थी, सर्विस टैक्स अलग, सीएसटी अलग, ऑक्ट्रॉय, एंट्री, परचेज, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था। इतने सारे पढ़ने पड़ते थे, ठीक है। बट अब ये सब खत्म, जीरो, कुछ भी नहीं है। एक ही टैक्स है, कुछ भी सामान खरीदो, कुछ भी सर्विस लो, क्या है? तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट ज्ञान के लिए है। आज मैम की आवाज निकलेगी कि नहीं? ओके, मैंने आपको ये पिछली क्लास में भी बता दिया था कि जीएसटी के अंडर में टोटल 5 रेट्स, जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो 5 रेट्स में डिवाइडेड है। या तो 0%, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे बिल्कुल जीएसटी नहीं है, जिसमें असेंशियल आइटम्स आती हैं, ठीक है, जैसे रोजमर्रा की दूध, ब्रेड, अंडा, ये वो जो रोज आपको चाहिए उस पे जीएसटी नहीं है। 5% है कॉमन यूज आइटम्स पे, 12% है स्टैंडर्ड रेट मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे, 18% है मैक्सिमम गुड्स ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट, और 28% लग्जरी आइटम, रईस लोग जो खरीदते हैं उस पे 28% है, ठीक है। और टोबैको पे भी है, लिखा है क्या? हाँ, टोबैको पे भी क्या है? 28% है। क्यों ऐसा किया? टोबैको पे 28 करने का क्या कारण था? टू कर्ब द कंजम्पशन, राइट। अब देखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ज्ञान के लिए मैंने दे रखा है कि भाई 0% किस पे है, 5%। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं। 0% में क्या क्या आता है? दूध है, फ्रूट्स है, सब्जियां हैं। सब्जी लेने जाना, उसमें जीएसटी नहीं होता है बिल में, राइट।
ब्रेड है, नमक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। बिंदी, अब आप बोलेंगे बिंदी की क्या जरूरत है, तो बिंदी इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम भारतीय नारी की बात करें, मैरिड वुमेन, बिंदी इज लाइक क्या बोलते हैं, सुहाग की निशानी टाइप्स, है ना, तो वो मैंडेटरी है। मैम आपने क्यों नहीं लगाई, मैंडेटरी है, नहीं ऐसा सब जगह जरूरी नहीं है। सो बिंदी, सिंदूर, ये सब बैंगल्स, ये सब सुहाग की निशानियां जो होती है ना, करवा चौथ पे जो लगाते हैं, ये सब पे जीएसटी नहीं है। बेसन, आटा, अंडे, स्टैम्प्स, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ये रोजमर्रा की आइटम है, मतलब ठीक है। 5% में देखो क्या क्या आता है। अब दूध 0 पे है, लेकिन मिल्क पाउडर 5% पे है, राइट। फ्रोजन वेजिटेबल्स, कॉफी, कोल, फर्टिलाइजर, टी, स्पाइसेस, पिज्जा, रेस्टोरेंट अगर आप जाएंगे तो 5% का टैक्स होता है उसमें, है ना। ओके, देन इंसुलिन, इंसुलिन पता है क्या होती है, यू नो व्हाट इज इंसुलिन, डायबिटिक, हाँ डायबिटिक पीपल को लगती है। फिर नमकीन हो गया, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लर्न नहीं करनी है आपको। 12% में क्या क्या आता है, चीज है, घी है, सॉस है, फ्रूट जूसेस है, टूथ पाउडर, मेडिसिन, अम्ब्रेला, इंस्टेंट फूड मिक्स, सेल फोन, स्विंग मशीन। क्या करूं इसमें स्ट्रक्चर, आपको ये देखना है, ये वाला लिख लो। ये कोर्स में नहीं है बच्चे, ये तो बस मैंने ऐसे ज्ञान के लिए, ज्ञानवर्धक बातें करनी चाहिए सबको। क्या मुद्दा हो गया कनेजा जी? हाँ, किस पे, पेट्रोलियम, और उस पे स्टेट टैक्स ही लगता है, क्योंकि ये तो सेंट्रल टैक्स है ना, ऑल इंडिया। अभी वो उसके पर्व्यू में आया नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। उप्स माय माइक, ओके चले। मेहुल लिख लिया आपने, ठीक है। ये मैं जस्ट रीड करके दिखा रही थी कि किसमें क्या है। 18% में देखो क्या क्या है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, डिओड्रेंट है, सूटकेस, वैनिटी केस, ऑयल, पाउडर, च्युइंगम, हेयर शैम्पू, रिस्ट वॉच, कुकर, ये सब है, गॉगल्स, बायनोक्यूलर्स। 28% में आप देखेंगे तो मोस्टली लग्जरी प्रोडक्ट्स पाएंगे, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो गया, डिश वॉशर, वेइंग मशीन। हाँ जी, पान मसाला देखो इट्स इज हैजार्डस फॉर हेल्थ, इसीलिए उसको जानबूझ के उसमें रखा गया है, राइट। सो दैट्स द केस। मूविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी हैज फॉलोइंग फीचर्स, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, कहने का मतलब कि पुराने जितने भी टैक्स स्ट्रक्चर थे सारे खत्म। अब क्या है, जीएसटी रिप्लेस्ड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी पहले हुआ करते थे, एक टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बोला है, क्योंकि जितना वैल्यू आप ऐड करोगे उतना ही आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड को समझो। गुड्स परचेज्ड आपने किए 2400 रुपए के, सॉरी 20,000 के, जिसपे आप 2400 का जीएसटी पे करके आए। अब अगर आप इसे 30,000 में आगे बेचेंगे तो फिर 3600 रुपए हो जाएगा टैक्स, है ना। 2400 आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो अब कितना पे करेंगे, 1200। यानी जितना आप वैल्यू ऐड करेंगे उतना ही आप पेमेंट करेंगे, सीधा सा लॉजिक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी पेड जो है वो कॉस्ट नहीं है, तो क्या है, कॉस्ट नहीं है तो क्या है, अरे लिखवाई थी ना 3 लाइन पिछली क्लास में, जीएसटी एसेट है, हाँ तो बोलते क्यों नहीं। जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट बट एन एसेट, ओके, क्योंकि हम इसका क्रेडिट ले सकते हैं ना, क्रेडिट ले सकते हैं। अगले स्टेज पे जब हम बेचेंगे तो हम क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन कॉस्ट किसके लिए बन जाता है, फाइनल कंज्यूमर के लिए कॉस्ट होती है। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स ऑल ओवर द स्टेट्स, यानी अगर आप किसी प्रोडक्ट पे मान लीजिए अगर हरियाणा में 5% है तो गुजरात में भी 5% ही मिलेगा, पंजाब में भी 5% मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हरियाणा में ये रेट है पंजाब में ये रेट है, इट्स नॉट दैट, इट्स अ सेंट्रल टैक्स ऑल ओवर द कंट्री सेम, ठीक है। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्सेस, कोई समझाना चाहेगा, नो कैस्केडिंग इफेक्ट का क्या मतलब है। सिंपल भाषा में बताऊं तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स पे टैक्स क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए आप 5,000 का सामान खरीद के लाए, आप 12% का अगर जीएसटी पे करके आए, कितना हो गया 600 रुपए।
यू आर सेइंग कि मेरी 5,000 की कॉस्ट है, 600 रुपए तो मेरा एसेट है। सो अब जब आप आगे प्रॉफिट ऐड करके बेचना चाहेंगे तो 5,000 पे ऐड करेंगे, 5600 रुपए पे ऐड नहीं करेंगे, राइट। सो टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमें जो टैक्स पे किया है वो हमारी कॉस्ट है ही नहीं, हम उसे कॉस्ट मानते ही नहीं, हम उसे क्रेडिट ले लेते हैं, राइट। लेस नंबर ऑफ रेट्स, टोटल 5 ही रेट है कुल मिला के, 0, 5, 12, 18, 28। इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मैंने अभी समझाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री, यानी पूरे देश में एक ही टैक्स है, एक ही लॉ है और एक ही प्रोसीजर है, तो आसान हो गई चीजें। बहुत डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रही इसको लेके, क्योंकि आपके सिलेबस में जितना स्कूल की अगर हम बात करें तो सिर्फ परचेज सेल के कुछ ट्रांजैक्शंस पे आपको जीएसटी लगाना आना चाहिए। कुछ स्कूल्स हैं जो जर्नल के अलावा भी कह रहे हैं कि हम जीएसटी लेंगे, यानी परचेज बुक, सेल बुक। अदरवाइज मैक्सिमम स्कूल्स विल टेक जीएसटी ओनली एज अ पार्ट ऑफ जर्नल, राइट। ओके, सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जीएसटी लाया सरकार ने? कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट करने के लिए, कि पूरा इंडिया एक कॉमन मार्केट बने, ऐसा ना हो कि सब स्टेट अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हैं। इसके आने से पहले क्या होता था, सब कुछ अपने अपने स्टेट के अंडर में होता था। हरियाणा है वो अपना मैनेज कर रहा है, गुजरात है वो अपना मैनेज कर रहा है। यस, सो टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट, दिस इज डन। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है, लॉज कम हो गए, नियम कम हो गए, टैक्स रेट कम हो गया, तो बिजनेस करने वाले के लिए आसान हो गया। ये अब ऐसा लग रहा है आसान हो गया, जब जीएसटी लाया गया था 2017 में, मतलब लोग पगला गए थे कि क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा था मैनेज, राइट। बिकॉज नई चीज सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। नो कैस्केडिंग इफेक्ट, नो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता। सिंप्लीफाइड टैक्स रेजीम, कहने का मतलब इतने सारे जो टैक्स स्ट्रक्चर थे वो सारे कर दिए खत्म, ओनली वन टैक्स, सिंप्लीफाई हो गया। आप चाहे गुड्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, एक ही टाइप का टैक्स है। बेटर टैक्स मैनेजमेंट, क्यों? क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, टोटली पूरा जीएसटी कंप्यूटराइज है, तो फ्रॉड्स के चांसेस जो ब्लैक, हालांकि देखो लूप होल्स इंसान ढूंढ ही लेता है, करने का ऐसा नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, तो फ्रॉड्स एंड मिसकैलकुलेशंस ऑफ टैक्स हैव बीन reduced by this GST। रीड कर लेते हैं। It is administered through computerized systems which resulted in better tax management. Tax evasion is also controlled. Tax evasion यानी टैक्स पे करने से बचना is also controlled. Goods have become cheaper. महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, लिख रहे हैं goods have become cheaper. So goods have become cheaper क्यों? क्योंकि GST paid is not a cost. आप जब खरीद के लाते हैं, मान लीजिए 5,000 का सामान खरीदा, 600 रुपए टैक्स पे किया, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि मैं 5600 में खरीद के लाया हूं, अब मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा और बेचूंगा? नहीं, आप 5,000 पे अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर आगे बेचते हैं, राइट। सो जीएसटी पे जो आप करके आते हैं वो सेट ऑफ मिल जाता है जब आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाते हैं, गुड्स सस्ते। सो देयर इज नो कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स नहीं। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, पहले क्या होता था, इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर था दुनिया भर के, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो एक्साइज लगेगा, सर्विस दोगे तो सर्विस टैक्स लगेगा, सो इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस था, तो बाहर के लोग जनरली आने से कतराते थे कि इतना सारा टैक्स है इंडिया में, कौन फॉलो करेगा। अब क्योंकि सिंप्लीफाई हो गई तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं कि भाई सिंगल टैक्स है, विल मैनेज, राइट। अपलिफ्टिंग द जीडीपी, ये क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, वो पढ़ा है इको में, हाँ। सो देखिए, क्योंकि कहने का ये मतलब है कि हर स्टेज पे टैक्स कलेक्ट होने लग गया, तो फ्रॉड के चांसेस सारे कम हो गए, उसके बाद सब कुछ रिकॉर्ड में आ गया। आप एक सोचे कि मान लीजिए आप सारे जीएसटी रजिस्टर्ड सेलर्स हैं, राइट। सो आप जितना भी माल सेल कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड जा रहा है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लेवी हो रहा है और फिर उसकी रिटर्न फाइलिंग हो रही है। सो डोंट यू थिंक जब सब कुछ रिकॉर्डेड होगा तो आपका जो ओवरऑल कंट्री का इनकम है वो बढ़ेगा ही, लॉजिकल है, राइट। रादर देन के सब ब्लैक मनी घुसाए जा रहे हैं, कैश में बेचे जा रहे हैं सामान। अब आप बोलेंगे मैम हम कैश में ही बेचेंगे, हम रजिस्टर ही नहीं करेंगे, क्यों रजिस्टर करें?
अब आप सोचें, लॉजिक है, एक सवाल मैंने पूछा कि मैम मुझे रजिस्टर ही नहीं करना, मैं क्यों रजिस्टर कराऊं, मैं कैश में बेचूंगा, मैं मजे करूंगा। एक सेलर है मिस्टर ए, दूसरा सेलर है बी, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर मैन्युफैक्चरर है। ध्यान से एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब देना। मैन्युफैक्चरर जीएसटी रजिस्टर्ड है, ये 5,000 में गुड्स बेच रहा है और उस पर टैक्स कितना लगा रहा है, 12%, 600 रुपए। 5600 रुपए में सामान खरीद के ए भी लेके आ रहा है और बी भी लेके आ रहा है। ये जो मैन्युफैक्चरर है, ए को भी सप्लाई करते हैं, बी को भी। ए जो है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में और बी नॉट रजिस्टर्ड। बी क्या कर रहा है, उसने खुद को रजिस्टर नहीं करा रखा है ना। अब ध्यान से सुनना, यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी देखना। मिस्टर ए क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, वो क्या बोलते हैं कि 5,000 मेरा कॉस्ट है, 600 रुपए मेरा एसेट है। से यस, है ना, क्योंकि वो आगे क्रेडिट ले लेंगे। तो इनका कहना है कि मैं 5,000 का सामान लाया और 600 रुपए तो मेरा एसेट है। बी तो रजिस्टर्ड नहीं है, बी क्या बोलेगा, 5600 रुपए मेरी कॉस्ट है, क्या बोलेगा, क्योंकि वो क्रेडिट ले ही नहीं सकता, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं। मिस्टर बी क्या बोलेंगे, 5600 मेरी कॉस्ट है। यानी मिस्टर ए को जब प्रॉफिट ऐड करना होगा, मान लो 200 रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल ही जस्ट वांट टू मेक 200 रुपीज मोर, तो वो क्या बोलेंगे, 5,000 के सामान पे 200 और जोड़ लेता हूं, कितने में बेच देता हूं, 5200 में। हाँ बोलो, इस बेचारे के लिए तो 5600 रुपए कॉस्ट हो गई। अगर ये 200 रुपए का प्रॉफिट चाहेगा तो कितने में बेचेगा, किससे खरीदोगे तुम, अगर फाइनल कंज्यूमर होते किससे खरीदते, ए से। समझ में आ रहा है, क्यों बी से खरीदोगे, पागल थोड़ी 58। नहीं, आप मेरी बात, क्यों नहीं बेचेगा, अगर इसको 5,000 में 200 रुपए का भी प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच देगा वो। दोबारा बताओ, ओके, ये मैन्युफैक्चरर है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, ए होलसेलर है, ये भी जीएसटी रजिस्टर्ड है, और बी जो है वो नॉट रजिस्टर्ड है। समझ में आ रहा है। अब मैन्युफैक्चरर ने सामान बेच दिया ए को और बी को। ए क्योंकि रजिस्टर्ड है, ये आगे क्रेडिट ले लेंगे, जब ये सामान बेचेंगे ये बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट को मैंने 600 रुपए आपको दे रखे हैं, अब मैं कम दूंगा। सो मिस्टर ए का कहना है कि मेरी कॉस्ट है 5,000, 600 रुपए तो मेरा एसेट है। सी यस, कोई दिक्कत है। तो अगर 200 रुपए का प्रॉफिट मिस्टर ए चाहते हैं तो वो 5,000 पे 200 जोड़ेंगे और बोलेंगे 5200 में बेच देता हूँ, टैक्स लगा के, है ना। इस बेचारे के लिए तो कॉस्ट ही 5600 रुपए हो गई, क्योंकि 5,000 का कॉस्ट गुड्स का, 600 रुपए का टैक्स पे कराए, जिसका क्रेडिट ले नहीं सकते क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं। हाँ बोलो, वो मतलब इसको 600 जैसे ये है, तो इसके लिए तो कॉस्ट ही 5600 हो गई। अब ये 5600 की कॉस्ट, हाँ वो गवर्नमेंट को गए नहीं, वो गवर्नमेंट को गए पर ये क्रेडिट नहीं ले सकता, बिकॉज ही इज नॉट रजिस्टर्ड। तो उसके लिए 200 उसको देना, बट इसके लिए इसको आगे 800 देना। यस, तो इस बेचारे के लिए जीएसटी पेड बन गई कॉस्ट। समझ में आ रहा है। तो अब ये बोलेगा यार 5600 में तो खरीद के लाया हूँ, 200 रुपए तो घर में कमाई भी चाहिए, 5800 में बेचता हूँ, कोई कंज्यूमर लेगा। एक कंज्यूमर 5200 पे टैक्स लगा के दे रहा है, दूसरा कह रहा है 5800 में दूंगा, तो नहीं लेगा, है ना। दैट्स हाउ इट वर्क्स। कोई दिक्कत है, चलें आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड, मैंने आपको समझाया था, सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी एसजीएसटी गोज हैंड इन हैंड, एक साथ लगाए जाते हैं आधे आधे रेट पे। अगर 18% है तो 9 लगेगा, 12 है तो 6 लगेगा, 28 है तो 14 लगेगा, राइट। सो सीजीएसटी एसजीएसटी को पढ़ते हैं। इट इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन, supply within state, it is levied at half of the prescribed rate. If the rate is 18, 9 will be CGST and 9 will be SGST. समझ में आ रहा है कौशिक साहब, जैन साहब, सबको समझ में आ रहा है, तनेजा जी आपको समझ आ रहा है, मिस्टर बोस, ओके। सो SGST में भी वही लिखा है कि अगर आप यहाँ पे हाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं तो ये भी आधे रेट पे लगेगा। अगर 18 है तो 9 CGST होगा और 9 SGST होगा। इंटीग्रेटेड में क्या लिखा है, इट इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
यानी कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचेंगे तो CGST SGST ना लगा के क्या लगाएंगे, IGST लगाएंगे पूरे रेट पे। अगर 18% है तो 18% IGST। If the prescribed rate is 18, then 18% will be the GST, IGST के नाम से। अब देखो ये टेबल बना रखा है, हालांकि ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बनवा ही दिया था, बट मेरे नोट्स में प्रॉपरली बनाया हुआ है, मे बी आपने इतने अच्छे से नहीं लिखा होगा। लेट्स सी क्या चार्ट बनाया हुआ है। पहले कैटेगराइजिंग GST फॉर अकाउंटिंग पर्पस। मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके का GST है, CGST, SGST, IGST, और इसमें भी फिर 2 पार्टीशन है, इनपुट एंड आउटपुट। जब आप परचेज करके लाते हैं, पे करते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं, जब आप सामान बेचते हैं और कलेक्ट करते हैं, आउटपुट। चलिए देखते हैं। मैं ये स्क्रॉल कर रही हूँ तो पेन क्यों आ रहा है? चलो यहां से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे। अब अकाउंटिंग पार्ट पे आना है तो थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। GST पेड, दैट इज इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST इज सेट ऑफ अगेंस्ट GST collected, that is output CGST, SGST एंड सिंपल है। कह रहे हैं कि एसेट लायबिलिटी को हम सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ के रूल बाद में पढ़ेंगे। इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, ये तीनों मेरे क्या हो गए, एसेट। हाँ बोलो, ये कब होगा, जब हम सामान खरीद के लाएंगे। इनपुट कब होगा, सामान खरीद के लाएंगे। अगर हमने सेम स्टेट से खरीदा तो ये दोनों लगेगा। हाँ बोलो, दिस प्लस दिस। अगर हमने सेम स्टेट से खरीदा तो ये दोनों लगेंगे, अगर हम बाहर से खरीद के लाए हैं तो ये लगेगा। इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट हाफ रेट एंड फुल रेट। कैन आई से ये तीनों ही मेरे एसेट है? से यस, ये तीनों क्या है, एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? क्योंकि मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा बाद में। मैं जो भी पे करके आऊंगी मैं सरकार को बाद में माइनस करके पे करूंगी। सो मेरा क्या हो गया, एसेट। सिंपल है। अब हम आते हैं जर्नल एंट्री पे। बच्चों नॉर्मल परचेज करने की एंट्री बताओ। मान लो मिस्टर श्याम से गुड्स खरीदे, एंट्री बताओ। परचेज टू श्याम, ठीक है, कैश नहीं बाबू, श्याम। हाँ, तो अगर हम नॉर्मली एंट्री करते हैं परचेज करने की, मान लो किसी से सामान खरीदा, न्यू ज्वाइनीज को शायद नहीं पता जर्नल एंट्री के बारे में, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज इन अगर मुझे नॉर्मल बिना GST की एंट्री करने को कहा जाए और मैं कहूं कि मैंने श्याम से 50,000 के गुड्स खरीदे, जर्नल एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। सिंपल। अब देखो यहाँ पे इसको मैं छुपा रही हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट, पेन नहीं है क्या सिलेक्टेड, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अगर पेमेंट करना बाकी है, टू कैश अगर पेमेंट कर दिया है ना। कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर इमीडिएटली पे कर दिया तो कैश चला जाएगा, और अगर पे करना बाकी है तो पार्टी हो जाएगा। अब बच्चों देखो सेम एंट्री है, परचेज टू पार्टी, बीच में क्या डाल दिया, इनपुट CGST, SGST डाल दिया, कोई अंतर नहीं आया। अगर मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे तो मेरी पहले एंट्री क्या होती थी, 50 परचेज डेबिट टू पार्टी, हम ऐसे एंट्री करते थे। हाँ बोलो, लेकिन अब क्या करना होगा, अब हमें करना होगा परचेज तो 50 ही रहेगी। अगर 12% का टैक्स रेट है और आप सेम स्टेट से खरीद रहे हैं तो आधे आधे रेट से 6% सो 3,000 एंड दिस विल बिकम, से यस, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। परचेज टू पार्टी होता है, हमने बीच में क्या डाल दिया, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये दोनों मेरे एसेट हैं जिनका बाद में मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। से यस, कोई दिक्कत? अब अगर आप बाहर से सामान खरीद के लाते हैं दूसरे स्टेट से, तो अब बिना GST की एंट्री क्या होती है, परचेज टू पार्टी अगेन, लेकिन मैंने बीच में क्या डाल दिया, IGST डाल दिया। CGST SGST की जगह क्या डाला, IGST। फिर से कैसे करेंगे, 50,000 का सामान खरीदा, 12% का टैक्स रेट है, तो पूरा
टैक्स एक साथ लगेगा IGST के नाम से और ये हो जाएगा 56,000 से यस। कोई दिक्कत, शक, शंका, समस्या तो बताओ। पक्का? मैम का गला बैठ गया एकदम बोलते बोलते, फिर भी नहीं समझ आए तो फिर मैं क्या करूं बताओ। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा परचेज के टाइम का हो गया सॉर्ट। परचेज करते हैं तो एंट्री समझ में आ गई। बिना GST के हमने पढ़ा था कि एंट्री होती है परचेज टू पार्टी अगर उधार पे खरीदा, परचेज टू कैश अगर कैश में खरीदा। बीच में हमने क्या यहाँ पे डाल दिया, अगर सेम स्टेट से है तो CGST SGST, लेकिन वर्ड क्या लगेगा, इनपुट। क्या वर्ड लगेगा, क्योंकि हमने खरीदा है। और अगर बाहर से खरीदा तो क्या हो जाएगा, इनपुट। समझ आ गया या दोबारा बोलूं? अब आ जाओ सेल पे। जब आप सामान बेचते हैं तो क्या होता है अगर आप सेम स्टेट में बेच रहे हैं, सेम स्टेट, तो आप ये दो चार्ज करेंगे। अभी मैं बोल रही थी पे करेंगे, अब मैं बोल रही हूँ चार्ज करेंगे, है ना। सो अगर आप सेम स्टेट में सामान बेचते हैं तो आधे आधे रेट से दोनों लगाइए और उसे नाम क्या देंगे, आउटपुट। आउटपुट CGST एंड आउटपुट। अब आप GST लेने वाले बन गए हैं क्योंकि अब आप बेच रहे हैं। सो अब आप GST कलेक्ट कर रहे हैं। पिछले स्टेज में आप पे करके आए हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, कलेक्ट, GST कलेक्ट। एंड GST जो कलेक्ट होता है वो क्या होती है, क्यों लायबिलिटी होती है तनेजा, जल्दी बताओ। बताओ जल्दी मिस्टर तनेजा, बोल तो बड़ी जोश में रहा था, लायबिलिटी होती है, कारण तो बताओ। फाइनल कंज्यूमर गवर्नमेंट को पे करनी होती है। जब भी हम किसी से कलेक्ट करते हैं GST, वो हम खुद नहीं रख सकते, वो हमें कहाँ पे करना है, गवर्नमेंट। तो क्योंकि गवर्नमेंट को देना है, इट इज अ लायबिलिटी। अब आते हैं एंट्री पे। नॉर्मली जब हम सामान बेचते हैं, अगर मैं कहूँ गुड सोल्ड टू राधे 5,000 बिना GST के, तो राधे टू सेल्स यही एंट्री होती है। पार्टी डेबिट हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो मेरा डेटर है, मेरे को फ्यूचर में पैसे देगा आके। सो यहाँ पे पार्टी डेबिट हो जाती है, सेल्स क्रेडिट हो जाती है। अगर हम उधार पे बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं तो कैश टू सेल्स हो जाता है। हाँ बोलो, उधार पे बेचा तो पार्टी टू सेल्स, जैसे राधे को बेचा तो राधे टू सेल्स। अगर कैश में बेचा तो कैश टू सेल्स। तो वही एंट्री है, बस जुड़ जाएगा क्या, टू आउटपुट CGST एंड टू। कोई दिक्कत, समस्या? अगर आपने किसी बाहर के स्टेट में बेचा है तो क्या क्रेडिट होगा, आउटपुट। एंट्री वही रही, पार्टी टू सेल्स, साथ में क्या जुड़ गया। मतलब ये जो GST पेड और कलेक्टेड होता है, आप ऐसे याद रखें कि परचेज और सेल के साथ लिखा जाता है। परचेज डेबिट होती है तो इनपुट GST भी डेबिट होता है, सेल क्रेडिट होती है तो आउटपुट GST भी क्रेडिट ही होता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई शक, समस्या, शंका बताओ। पक्का क्लियर है? ग्रेट, होना भी चाहिए। अब बच्चों सेट ऑफ तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम इस पे आते हैं। टॉपिक है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जहां पे आप GST जो पे करके आएंगे उसको एसेट नहीं कॉस्ट मानेंगे। पहला तो आप फाइनल कंज्यूमर हैं। एक स्थिति क्या है कि अगर आप फाइनल कंज्यूमर हैं किसी चीज के तो आपके लिए कॉस्ट ही है वो, राइट। अब आगे देखते हैं और क्या सिचुएशन है। मतलब आप फाइनल कंज्यूमर नहीं, आप कोई बिजनेस ही कर रहे हैं, स्टिल अगर आप रेस्टोरेंट में, मान लो ये कबीर का अगर बिजनेस हो, ये अपने एम्प्लॉइज को बाहर खाना खिलाने लेके गया, बोला चलो आज मेरा बर्थडे है बाहर खाना खाने चलते, उस रेस्टोरेंट के बिल पे 5% GST पे करके आया, क्या ये सरकार को बोल सकता है मेरा GST वापस करो? नहीं बोल सकता। रेस्टोरेंट के बिल पे जो GST आता है, आप चाहे बिजनेस ओनर है, फाइनल कंज्यूमर है, कुछ भी है, कॉस्ट ही है, आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्रेडिट उन चीजों का लिया जाता है जिसे आप आगे बेचने वाले हैं। ये तो आपने खा के पचा लिया, खत्म, खाया पिया पैसा हजम, है ना। सो आप नहीं ले सकते। हेल्थ इंश्योरेंस ऑब्वियसली ये एक इंडिविजुअल के लिए पर्सनल यूज है, नहीं हो सकता। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, मान लो मैं यहाँ पे
बिल्डिंग का कुछ मेंटेनेंस रिपेयर ये वो कराऊं, जो मेरे को सामने वाला बिल दे वो जीएसटी लगा के बिल दे दे, क्या मैं सरकार को बोल सकती हूँ लाओ मेरा क्रेडिट वापस? क्रेडिट उस चीज का ले सकते हो जिसको आप आगे बेचने वाले हो। सिंपल भाषा में अगर बताऊं ना, जिसके ऊपर लायबिलिटी आने वाली है उसका आप एसेट क्लेम कर सकते हो, जिस चीज के ऊपर लायबिलिटी नहीं आने वाली उसका एसेट आप क्लेम। दैट्स इट। सो रिपेयर मेंटेनेंस, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ। अगेन मान लो कबीर का बर्थडे है, इसने सोचा आज मैं अपने एम्प्लॉइज को गिफ्ट बांटूंगा, ये गिफ्ट खरीद लाया कहीं से, क्या ये क्रेडिट ले सकता है उसका? तो जो ये जीएसटी पे करके आया है, अगर 50,000 के इसने गिफ्ट बांटे, उस पे 6,000 का जीएसटी पे करके आया, तो इसका गिफ्ट एक्सपेंस 56,000 रुपए हो गया, इंक्लूडिंग जीएसटी। समझ में आ रहा है? गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये वही फाइनल कंज्यूमर वाली बात हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यानी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, इलस्ट्रेटिव लिस्ट है कि ऐसी सिचुएशंस में लॉजिक ये है कि अगर आप उसे सेल ऑफ नहीं करने वाले, somehow you are into consuming it, then you cannot take it as a asset, you will consider it as a cost from the very beginning। यानी इनपुट वर्ड आएगा ही नहीं वहां पे, डायरेक्ट कॉस्ट डालो। समझ में आ रहा है? अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपको बोला है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें अपना एसेट जो हमने बुक्स में लिखा हुआ है, इनपुट जीएसटी जहां जहां लिखा हुआ है उसे उल्टा करना पड़ता है, रिवर्स खत्म करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मैंने मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदे, दैट टाइम व्हेन आई बॉट द गुड्स आई रोट परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। मैंने अपनी बुक्स में इनपुट सीजीएसटी लिख दिया, मतलब एसेट क्लेम कर लिया, एसेट बना दिया उसको। लेकिन हुआ क्या, किसी कारणवश मैं ये सामान बेच नहीं पाई, चोरी हो गया, जल गया, whatever the reason is। कहने का मतलब जिस गुड्स पे मैंने एसेट क्लेम किया था वो एसेट बिके ही नहीं, या तो वो चोरी हो गए, या जल गए, या मैंने कहीं दान कर दिए, या किसी सैंपल के तौर पे बांट दिए, गिफ्ट के तौर पे बांट दिए, तो हाँ, या मैंने पर्सनल यूज कर लिए, तो वो जो मैंने इनपुट जीएसटी लिखा हुआ है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, फिर आप उस एसेट को क्लेम नहीं कर सकते। एसेट क्लेम तब कर सकते हो जब आप इस सामान को बेच दो, सिंपल है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। जीएसटी पेड एंड ट्रीटेड एज एसेट ऑलरेडी इन द बुक्स शुड बी रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस। या तो ये सामान चोरी हो गया, जैसे मान लो आपने 50,000 का सामान खरीदा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बुक्स में एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी 3,000, इनपुट एसजीएसटी 3,000, टू राधे 56,000। अब हुआ क्या, ये सामान आपकी दुकान तक आते आते रास्ते में चोरी हो गया। ठीक है, आपने एंट्री क्या करी थी, जैसे ही सामान खरीद लिया आपने बुक्स में एंट्री कर दी। अब हुआ ये कि ये पूरा सामान चोरी हो गया, क्या आप इस सामान को बेचने वाले हैं? आप नहीं। तो क्या इस सामान पे लायबिलिटी आएगी? आप आउटपुट कलेक्ट करने वाले हो, जब बेचोगे ही नहीं तो जीएसटी कलेक्ट कहां से करोगे? सो अब सवाल उठता है कि मैम ये सामान तो चोरी हो गया, अब एंट्री कैसे करें? तो जब भी सामान चोरी हो जाता है हमारी एंट्री होती है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। यही सिखाया था आपको, हम ऐसे ही एंट्री करते हैं ना, जब सामान चोरी हो जाता है, जल जाता है तो लॉस बाय फायर टू परचेज, अगर दान में दे दिया तो चैरिटी टू परचेज। सो लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, डेबिट टू परचेज। अब सवाल उठता है कि मैम इस पे तो मैंने एसेट क्लेम कर रखा था, इस एसेट को रिवर्स करो। रिवर्स कैसे करोगे? डेबिट था, क्रेडिट कर दो, उल्टा कर दो, खत्म हो गया, बुक्स में से नलिफाई हो गया। सो हम यहां लिख देंगे टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। सो कैन आई से जो मेरा लॉस बाय थेफ्ट है ये 56,000 रुपए का हो गया, नॉट 50। मेरा 50,000 का तो सामान चला गया, ऊपर से जो 6,000 जीएसटी पे किया था उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो टोटल कितना लॉस हो गया? 56,000 का लॉस। परचेज क्रेडिट करो 50,000 से, 3,000 की ये जीएसटी रिवर्स करो, से यस, करेक्ट, लॉस हो गया, कॉस्ट नहीं, लॉस हो गया, एक ही बात। ठीक है,
देखो ऐसी कौन सी स्थितियां आएंगी कि आपको अपना पहले एसेट लिखा हुआ रिवर्स करना पड़ेगा, या तो गुड्स किसी भी कारण से चले गए, चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, जल गए, रिटर्न ऑफ यानी मान लो वो खराब निकल गया सामान या खराब हो गया किसी कारणवश, आपने चैरिटी में बांट दिया। चैरिटी में बांट दिया मतलब आपने बेचा नहीं तो इस पे आउटपुट जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे, तो कलेक्ट नहीं करोगे तो लायबिलिटी नहीं आई तो एसेट किस नाम का? लॉजिकल है, बताइए। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि देखो सिंपल सा लॉजिक है, इतनी सारी चीजें याद रखने से अच्छा एक लाइन में आपको बात बताऊं, आपने सामान कहीं से खरीदा, उस पे आपने जीएसटी क्लेम कर लिया, इनपुट जीएसटी बुक्स में लिख दिया, और ये सामान आप किसी भी कारणवश बेच नहीं पाए तो क्या हो सकता है? जल गया होगा, चोरी हो गया होगा, दान में दे दिया होगा, सैंपल के तौर पे दे दिया होगा, कुछ भी XYZ रीजन अगर हुआ, आपको वो जीएसटी क्लेम किया हुआ रिवर्स करना पड़ेगा। जितना भी सामान जल गया उस पे, मान लो अगर पूरा नहीं जला, आधा जला, तो आधा रिवर्स कीजिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो आप 6000 का जीएसटी पे करके आए हो अपने, अब क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। अगर हम इसे आगे किसी को बेचते, फिर हम उससे जीएसटी लेते, तो हम सरकार को बोलते कि भाई मेरी तरफ से 6000 पहले से आ रखे, अब तुम एडिशनल ले लो। हाँ, तो अब 6000 आप बेयर करोगे, अब फाइनल कंज्यूमर तक तो पहुंच ही नहीं रहा। नाउ यू हैव बिकम द फाइनल कंज्यूमर, है ना। सो ऐसी अगर स्थितियां आती हैं जिसपे आपने पहले से क्रेडिट ले रखा है और आपको दिख रहा है कि ये सामान नहीं बिका या बेच नहीं पाए किसी भी कारणवश, तो रिवर्स कर दीजिए। यू कैन नॉट क्लेम एसेट, सिंपल है। कोई दिक्कत है? अब बच्चों कुछ सर्विसेज हैं जो जीएसटी के परव्यू से बाहर ही रखी गई है। सैलरीज हो गई, वेजेस हो गए, सर्विस टू गवर्नमेंट। अब आप सोचो कि सरकार को ही तो जीएसटी पे करना है। अगर मान लो आप कोई सरकारी ऑफिस में जाके सर्विस दे रहे हो और बोल रहे हो लो मेरा बिल और जीएसटी, तो मतलब पहले तो उससे ले लो फिर उसी को दे दो वापिस, मतलब पागलपंती है ना। नहीं, सर्विस टू गवर्नमेंट नहीं। एम्बेसीज को अगर आप कुछ देते हैं, ये अभी इस बुक से काट दिया, आई डोंट नो व्हाई। एजुकेशनल सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है, हेल्थ सर्विसेज पे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है घर पे आप देखना जाके, पानी का बिल देखना, इन पे किसी पे भी जीएसटी नहीं है। सिंपल है, याद रहे। अरे ये ना यूनाइटेड नेशंस लिखा हुआ था, बट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अब क्यों निकाल दिया, आई डोंट नो। सो फ्रैंकली मैंने भी इसकी बहुत डीप स्टडी नहीं कर रखी है, बिकॉज जीएसटी हमारे सीए में तो था नहीं, तो मैंने जीएसटी उतना पढ़ा है जितना 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जिसको मैं अच्छे से पढ़ा पाऊं कि बच्चों को समझ में आ जाए। ओके, आगे चले। आगे नहीं, थक गए काहे? चलिए कोई बात नहीं, सेट ऑफ पढ़ाना था मैंने, बट सेट ऑफ के रूल्स में अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। सो आज की आपने करना क्या है, घर पे जाके आपने ये सारी थ्योरी रिवाइज करनी है। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस पीपीटी इन द ग्रुप राइट अवे सो दैट आई डोंट फॉरगेट लेटर ऑन, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। वैसे इस यूएनओ का पता करके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या है, क्यों इसको हटा दिया है। नहीं अभी ना ग्रेवाल से हटा दिया है ना इसको, हाँ। सो I'll find it out कि ऐसा क्यों है। That's all. हाँ, तो ऐसा ही मे भी इसलिए रीजन होगा क्योंकि दे ऑल्सो डील विद द गवर्नमेंट डायरेक्टली, सो दैट इज हाँ। सो अगर आप उनको सर्विसेज देते हैं तो भी आपको कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। That's all for the day. Thanks for joining. Have a nice day.